जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 12 भाव के ऊपर जब गुरु की नवम दृष्टि पड़ती है तो उसका फलादेश क्या होता है। सबसे पहले हमें गुरु ग्रह के बारे में थोड़ी सी गहन जानकारी हासिल करनी होगी। गुरु ग्रह को सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र ग्रह माना गया है। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह देवताओं के आचार्य है, देवताओं के सलाहकार है, देवताओं के मार्गदर्शक है। इसीलिए गुरु ग्रह को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र ग्रह माना गया है। गुरु की दृष्टि को अमृत तुल्य माना गया है। गुरु ग्रह की दृष्टि को गंगा जल के समान पवित्र माना गया है। गुरु ग्रह जो भी भाव को देखता है उस भाव की बुराइयों का नाश कर देता है और अच्छाइयों में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है। गुरु ग्रह की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ नवम दृष्टि के बारे में। गुरु की नवम दृष्टि का फलादेश कैसे किया जाता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले नवम भाव को जानना होगा। जन्म कुंडली के नवम भाव से क्या क्या देखा जाता है। हमारे पिताजी, हमारे गुरुजी, उसके बाद हमारा भाग्य, नसीब, किस्मत, लंबी मुसाफरी, ये सब देखा जाता है। तो हम सबसे पहले लेंगे पिता को। पिता का काम क्या है? अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए, उसे बुराइयों से बचाने के लिए पिताजी कभी कभी अपने बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं, कुछ पनिशमेंट भी देते हैं ताकि उसकी बुराइयां कम हो और उसका भविष्य उज्जवल हो। ठीक उसी प्रकार नवम भाव है सद्गुरु का। गुरुजी का काम क्या है? अपने शिष्य को बुराइयों से बचाने के लिए और उसके उज्जवल भविष्य के लिए कभी कभी उसे डांटते हैं, चिल्लाते हैं, उसे कुछ छोटी मोटी पनिशमेंट देते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन ये होता है कि उनका शिष्य एक बहुत अच्छा इंसान बने। तो जो नवम भाव है उससे ये जाहिर होता है कि गुरु की नवम दृष्टि जहां भी पड़ती है उस भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं वो प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्ति के भाग्योदय में सहायक बनती है। अभी हम गुरु ग्रह के बारे में और थोड़ा डीप जानेंगे कि गुरु की दृष्टि का फलादेश करते समय हमें कम से कम 5 बातों का विशेष ध्यान देना होता है। वो 5 बातें कौन कौन सी है तो सुनिए। सबसे पहले हमें देखना होता है कि गुरु ग्रह कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अगर मान लो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न हो तो उनके लिए गुरु कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है। ठीक इसके विपरीत जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर वृषभ लग्न हो, तुला लग्न हो, मकर लग्न हो तो उनके लिए गुरु कुंडली का मारक ग्रह माना जाता है और बाकी के लग्नों के लिए उसका प्लेसमेंट देखना जरूरी होता है। दूसरा कि गुरु अगर 10 नंबर में लिखा हो तो गुरु मकर राशि के अंदर नीच राशि का होता हो तो वो जहां भी दृष्टि डालेगा उसके शुभ फल में थोड़ी कमी आ जाती है। तीसरा, अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु राहु की युति होती हो तो गुरु राहु की युति विप्र चंडाल योग बनाती है और विप्र चंडाल योग वाला गुरु की शुभता में थोड़ी कमी आ जाती है। चौथा, गुरु मृत अवस्था में हो, अस्त का हो, नवमाश में नीच का हो तो भी उसके फलादेश के अंदर थोड़ी कमी आ जाती है। ये सारी बातों को देखना होता है। और आखिरी 5वां पॉइंट कौन सा है मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा। आइए देखते हैं। अगर गुरु जन्म कुंडली के पहले भाव में बैठा हो, लग्न भाव में बैठा हो तो उसे दिग्बली कहते हैं, बहुत अच्छा फल देता है। गुरु दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में बैठा हो तो उसे कारक ग्रह माना गया है। फिर से कहूंगा, गुरु दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव का
कारक ग्रह माना गया है। इन भावों के अंदर बैठा हो तो गुरु निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। उसके बाद गुरु पंचम भाव में या नवम भाव में बैठा हो तो उसे अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। अर्थात गुरु जब 5वें और 9वें भाव में बैठा हो तो सर्वोत्तम फल देता है, अति उत्तम फल देता है। तो आइए शुरू करते हैं लग्न भाव से। अगर गुरु पंचम भाव में बैठा हो तो अपनी नवम दृष्टि से लग्न भाव को देखता है। तो लग्न भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं वो प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्ति के भाग्योदय में सहायक बनती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, किस्मत वाले होते हैं, नसीबदार होते हैं। वो स्वयं अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं, अपने भाग्य का खुद निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और वो उनके लिए हमेशा कहीं ना कहीं भगवान उनको मदद करता है ताकि उनकी तकलीफें कम हो और उनके भाग्योदय में मदद हो। ऐसे व्यक्ति आचार, विचार, संस्कार, चारित्र, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है और इन्हें हर चीज आसानी से मिल जाती है। अभी आते हैं दूसरे भाव के ऊपर। अगर गुरु 6वें भाव में बैठा हो तो अपनी नवम दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है। तो दूसरे भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्ति के भाग्योदय में सहायक बनती है। अगर गुरु की नवम दृष्टि धन भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति को कुटुंब का सुख बहुत अच्छा मिलता है। कुटुंब के द्वारा जो उसे संस्कार मिलते हैं वो संस्कार उसे भाग्योदय में बहुत सहायक बनते हैं और समाज के अंदर उसके कुटुंब का बहुत ही मान सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है और ये भी चीजें उसे भाग्योदय में सहायक बनती है। दूसरा भाव वाणी का होता है। तो गुरु की जब नवम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत ही मीठी होती है, आकर्षक होती है, प्रभावशाली होती है। इसलिए वाणी के द्वारा भी उसके भाग्योदय में वृद्धि होती है। दूसरा भाव हमारे चेहरे का होता है। तो गुरु की जब नवम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक होते हैं, उनका रूप रंग बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे व्यक्ति काफी बार टीवी के एंकर बनते हैं, टीवी सीरियल में उनको काम मिलता है, कोई फिल्म सिटी में काम मिलता है और ऐसे अगर लड़की हो तो एयर होस्टेस भी हो सकती है। तो उनके अपनी सुंदरता के बेस भी उनके भाग्योदय में मदद होती है। उसके बाद आता है अगर गुरु सप्तम भाव में बैठकर अपनी नवम दृष्टि से तीसरे भाव को देखता हो तो तीसरे भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं वो प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप में उसके भाग्योदय में सहायक बनती है। तीसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है? छोटे भाई बहन, सगा संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, ये सारी बातें देखी जाती है। तो गुरु की जब नवम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, साहस से, पराक्रम से अपना भाग्योदय करते हैं क्योंकि तीसरा भाव यही सब चीजों का है। और आपको ये भी बता दूं कि तीसरे भाव के अंदर मंगल को कारक ग्रह माना गया है। तो जब गुरु की नवम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों को मेहनत, साहस, पराक्रम के द्वारा भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे पुलिसमैन बन सकते हैं। उसके बाद मिलिट्री, आर्मी, नेवी, अग्निशामक, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे साहसिक क्षेत्र में जाए तो उनका भाग्योदय बहुत आसानी से हो जाता है और उन्हें समाज के अंदर मान सम्मान भी प्राप्त होता है। जो तीसरा भाव है वो कला का भी है। तो गुरु की नवम दृष्टि अगर जो तीसरे भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति की जो कला होती है वो भी उसके भाग्योदय में सहायक बनती है। जैसे कि कुछ लोग एक अच्छे गीतकार, संगीतकार, नृत्यकार होते हैं। स्पोर्ट्स से भी उसको फायदा होता है क्योंकि तीसरा भाव स्पोर्ट्समैन का होता है। उसके बाद आते हैं चौथे भाव के ऊपर। गुरु अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो वो अपनी नवम दृष्टि से चौथे भाव को देखता है। तो चौथे भाव से लगती सारी चीजें प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्ति के भाग्योदय में सहायक बनती है। चौथा भाव किसका है? माता, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, स्थावर मिलकत, सुख, ये सब चीजें हैं। तो ऐसे व्यक्ति भाग्योदय में, ये भी मैंने देखा है, ये जन्मभूमि का भी स्थान है।
तो जिसकी भी गुरु की नवम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय अपने जन्मभूमि के ऊपर होता है, यानी अपने ही देश के अंदर उसका भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति के भाग्योदय में उसकी माता का बहुत बड़ा हाथ होता है। माता के दिए गए संस्कार उसकी बहुत मदद करते हैं, माता के आशीर्वाद उसे बहुत सहायक बनते हैं, माता की आर्थिक मदद भी उसके भाग्योदय में उसको सहायक बनती है। ऐसे व्यक्ति को मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से लगते कामकाजों में भी उसे बहुत फायदा होता है, और अगर जो उसे खानदानी जमीन जायदाद मिल जाए तो उसके द्वारा भी वो रातों रात धनवान, यशवान, कीर्तिवान बन सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने खानदानी बिजनेस में जाए तो भी उनका भाग्योदय होता है, यानी उसके बाप दादा जो धंधा कर रहे हैं वही धंधा वो खुद भी करे तो उसे बहुत लाभ होता है। ये खास पॉइंट मैंने देखा है। अगर गुरु नवम भाव में बैठकर अपनी नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखता हो तो पंचम भाव से लगती सारी चीजें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उसके भाग्योदय में सहायक बनती है। पांचवें भाव से क्या क्या दिखाया जाता है? संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम, मान सम्मान, शेर सट्टा, ये सब चीजें देखी गई है। तो गुरु की जब नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति की जो संतान है वो बहुत ही भाग्यशाली, किस्मत वाले, नसीबदार होते हैं, और संतानों के जन्म के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है। पंचम भाव प्रेमी का भी होता है। ऐसे व्यक्ति वाकई बहुत नसीबदार होते हैं, उनको अपने जीवन में किसी से सच्चा प्यार हो जाता है और वो जिससे प्यार करते हैं उसे पूरी ईमानदारी से भी निभाते हैं, और उनके भाग्योदय में उसके प्रेमी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। पंचम भाव गत जन्म के पुण्य का है। अगर गुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति ने गत जन्म में जो पुण्य के काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, उसके वजह से इस जन्म के अंदर वो जो गत जन्म के पुण्य है वो भी उसको भाग्योदय में सहायक बनते हैं। और पंचम भाव बुद्धि का है तो बुद्धि के द्वारा भी उन्हें बहुत लाभ होता है। उसके बाद अगर गुरु दसम भाव में बैठा हो और अपनी नवम दृष्टि से छठवें भाव को देखता हो तो छठवें भाव से लगती सारी चीजें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उसके भाग्योदय में सहायक बनती है। ऐसे व्यक्ति तंदुरुस्ती से लगते कोई भी कार्य में जाए तो उनका भाग्योदय होता है, जैसे कि योगा सेंटर, जिम सेंटर, जुम्बा, उसके बाद वो लोग फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसे सब काम करे तो भी उनका भाग्योदय होता है। छठवां भाव मामा का होता है तो मामा के द्वारा भी भाग्योदय में सहायता प्राप्त होती है। और ऐसे व्यक्ति को अगर बड़े व्यापार करने के लिए अगर बैंक की लोन चाहिए तो भी उन्हें लोन आसानी से मिल जाती है, और लोन के मिले हुए पैसों से उनके भाग्योदय में बहुत मदद मिलती है। इसमें और एक चीज देखी है कि अगर गुरु की नवम दृष्टि छठवें भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति के कुछ आंतरिक शत्रु होते हैं और वो शत्रु उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, और उन कोशिशों से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है और वो भी चीजें उसको भाग्योदय में सहायक बनती है। उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर गुरु 11वें भाव में बैठकर अपने नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो 7वें भाव से लगती सारी चीजें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उसके भाग्योदय में सहायक बनती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बहुत ही भाग्यशाली, नसीब वाला, किस्मत वाला होता है, और विवाह के बाद उनका भाग्योदय होता है। अगर गुरु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो कुछ परिस्थितियों में यह भी देखा गया है कि जीवन साथी का दिया गया मार्गदर्शन उनके भाग्य की वृद्धि के लिए बहुत सहायक होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही सोच समझकर ज्योतिषकार की सलाह लेके अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करें तो भी उनका भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति ज्योतिषकार की सलाह लेके अगर स्वयं भी कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो उन्हें निश्चित सफलता मिलती है, क्योंकि 7वां भाव व्यापार का होता है, रोजगार का होता है और डेली वेजेस का होता है। गुरु अगर 12वें भाव में बैठकर अगर अपनी नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है तो अष्टम भाव से लगती सारी चीजें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उसके भाग्योदय में सहायक बनती है। अगर गुरु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती हो तो मैं आपको बता दूं, अष्टम भाव गुण ज्ञान का भी होता है।
तो ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान के द्वारा भाग्योदय हो सकता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्न शास्त्री, तंत्र मंत्र यंत्र जैसे शास्त्री बन सकते हैं, या फिर कोई अच्छे ज्योतिषकार की सलाह के द्वारा भी उनके भाग्योदय में बहुत मदद मिलती है। अष्टम भाव खानदानी प्रॉपर्टी का होता है, तो गुरु की जब नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने बाप दादा की जमीन जायदाद मिलती है, पैतृक संपत्ति मिलती है, और ऐसे लोग रातों रात धनवान, यशवान, कीर्तिवान भी बन जाते हैं। और मैंने ये देखा है कि अगर ऐसे व्यक्ति अपने पुरखों की जमीन जायदाद के ऊपर कोई व्यापार करे तो भी उन्हें अच्छी सफलता मिलती है। गुरु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति 86 वर्ष की दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं, और ऐसे व्यक्ति मृत्यु के समय संतोष पूर्वक, शांति पूर्वक, सुकून से मृत्यु को प्राप्त करते हैं और उनकी सभी इच्छाएं भगवान की दया से पूरी हो जाती है। अगर गुरु लग्न भाव में बैठकर अपनी नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देखता हो तो भाग्य भाव से लगती सारी चीजें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उसके भाग्योदय में सहायक बनती है। ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली, किस्मत वाले, नसीबदार होते हैं, और 22 साल के बाद ही धीरे धीरे उनका भाग्योदय शुरू हो जाता है। नवम भाव हमारे पिताजी का होता है, तो जो भाग्योदय के अंदर हमारे पिता की जो आर्थिक सहायता है, मार्गदर्शन है, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। यानी हमारे भाग्योदय में हमारा पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। नवम भाव सदगुरु का भी होता है, आचार्य, ज्योतिषकार का भी होता है। अगर गुरु की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिषकार की दी गई सलाह, सदगुरु का दिया हुआ मार्गदर्शन, आचार्य का दिया गया मार्गदर्शन भी बहुत सहायक बनता है। इन लोगों को लंबी मुसाफरी करने से भी भाग्योदय में मदद मिलती है। गुरु की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति जितना ज्यादा पूजा पाठ करे, होम हवन करे, दान पुण्य करे, यात्रा, तीर्थ यात्रा करे, उतना ही उनका भाग्योदय ज्यादा होता है। अगर गुरु की नवम दृष्टि दसम भाव पर पड़ती हो तो दसम भाव से लगती सारी चीजें उनके भाग्योदय में सहायक बनती है। दसम भाव से कार्यक्षेत्र, प्रोफेशन, व्यवसाय, ये सब देखा जाता है। तो व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में जीतोड़ मेहनत करता है और अपने व्यवसाय या प्रोफेशन को ऊंचाइयों तक लेके जाता है, और उसी के वजह से उसका भाग्योदय होता है। दसम भाव राजनीति का भी होता है, तो अगर ऐसा व्यक्ति राजनीति में जाए तो कम समय के अंदर उसका भाग्योदय हो जाता है। दसम भाव समाज सेवा का भी होता है। अगर गुरु नवम दृष्टि से दसम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति समाज सेवा का काम करे तो उन्हें बहुत लाभ होता है। अभी आता है 11वें भाव। अगर गुरु की नवम दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती हो तो 11वें भाव से लगती सारी चीजें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनके भाग्योदय में सहायक बनती है। 11वें भाव से बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को बड़े भाई बहन के मार्गदर्शन से या फिर बड़े भाई बहन के दिए हुए पैसों से उनके भाग्योदय में बहुत सहायता मिलती है। 11वां भाव मित्र का भी है, तो मित्र की दी गई सलाह, मित्र की दी गई आर्थिक मदद के द्वारा व्यक्ति का भाग्योदय होता है। और आखिरी आते हैं 12वां भाव। अगर गुरु की नवम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है तो 12वें भाव से लगती चीजें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भाग्योदय में सहायक बनती है। अगर ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर चले जाए, विदेश चले जाए, तो वो बहुत धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं और उनका भाग्योदय निश्चित तौर पे होता है। 12वां भाव हॉस्पिटल, दवाइयों का भी है, तो व्यक्ति मेडिकल की दुकान खोले या हॉस्पिटल से लगता कोई काम करे तो भी उनके भाग्योदय में बहुत मदद मिलती है। तो प्रिय दर्शकों, गुरु की नवम दृष्टि जहां भी पड़ती है उस भाव से लगती चीजें व्यक्ति के भाग्योदय में बहुत सहायक बनती है। ये बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।